वक्फ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू हुआ। उनकी जगह थी खैबर नहीं थी। ऐसी बहुत सी मस्जिदें और कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पे कब्जे हो गए। मिसाल के तौर पर आज हम बरेली में बैठे, बरेली में गंगापुर का कब्रिस्तान है। सबने देखा, आज पूरी आवाम जानती है कि कब्रिस्तान है, लेकिन उस पर कब्जा हो चुका, उस पर मंदिर बन चुका, यानी उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता। आज जब उनका कोई वारिस नहीं है तो कोई और उस जगह का मुतवल्ली बन गया और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो गई, ऐसा भी होता है। तो जो किराया आता है, अक्सर हम लोग डिस्प्यूट क्या सुनते हैं कि ये मस्जिद की दुकानें हैं, ये मस्जिद का मकान है, उसका किराया कोई और मुतवल्ली बनकर ले सकता है क्या? बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया है। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार किसकी थी? तो सरकार तो सिर्फ 8 साल से है। 8 साल से क्यों नहीं रोका? मंत्री किसका था? सीओ किसका था? चेयरमैन किसका है? वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड मेंबर किसके? नहीं, रोका नहीं अलग बात है, तो मानते हैं कि भूमाफिया था। अगर उसने कोई गलती करी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सारा प्रशासन उसके हाथ में है। लेकिन मुतवल्ली बनने के लिए वक्फ बोर्ड रसीद काटता है लाखों रुपए की, क्या कहेंगे? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक शब्द बहुत चर्चा में चल रहा है, वक्फ बोर्ड कि वक्फ बिल आ रहा है, राज्यसभा में पहुंच गया है और वहां से पास होने वाला है। तो लोग परेशान हैं कि आखिर ये है क्या और इसके बाद इसके नतीजे क्या होंगे। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू हुआ। उनकी जगह थी खैबर में। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा कि ये खैबर में जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, उसका मैं क्या करूं। तो आपने सजेस्ट किया, सलाह दी कि इसका लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो और ये जगह बिकना नहीं चाहिए, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। इसको बिकना नहीं है, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, समाज सेवा कह सकते हैं आप इसको, इस्तेमाल होना चाहिए। तभी एक शब्द निकला वकूफ़ा, जो अरबी का शब्द था, जिसे इंडिया में आते आते वो वक्फ बन गया। तो यहाँ से वक्फ वर्ड की जो है डेफिनेशन पता चलती है। लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर राज्यसभा में पहुँच गया तो जो वक्फ बोर्ड है वो बहुत परेशान है और जो इससे जुड़े लोग हैं वो भी परेशान हैं। तो क्या ये बिल सही है, क्या ये बिल नहीं सही है, क्या ये पास होना चाहिए, यही कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हमने एक्सपर्ट को बुलाया। तो हमारे साथ आए हैं वसी अहमद साहब, जो कि एडवोकेट हैं और बहुत अच्छी जानकारी इस वक्त पर रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। वक्फ का बहुत मुद्दा चल रहा है, तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ कितने तरह का होता है? वक्फ 2 तरह का होता है जी। एक वक्फ अलल औलाद होता है, एक वक्फ अलल खैर होता है। वक्फ अलल औलाद वो वक्फ है जो साहिब हैसियत लोगों ने अपनी जायदादें वास्ते अल्लाह ताला वक्फ कर दी गई और उसका मैनेजमेंट उन्होंने अपने ख़ानदान में रखा कि प्रबंध मुतवल्ली उनके घर का रहेगा और कार खैर में उस पैसे की आमदनी का खर्च किया जाएगा। उसका एक भाग उस ख़ानदान के लोगों को भी मिलेगा। ये हुआ वक्फ अलल औलाद। और वक्फ अलल खैर वो जो टोटल चैरिटेबल है, जिसका सारा पैसा चैरिटेबल पर्पस में यूज होगा। अच्छा। वो अलल खैर है, जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें, इमाम बाड़े, ये अलल औलाद, ये वक्फ अलल खैर हैं और इनकी आमदनी जो भी है वो इसी कार्य खैर में इस्तेमाल होगी। ये 2 तरह के वक्फ होते हैं। यानी उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वो अगर अलल औलाद है तो औलादों में चलता चला जाए, औलादों में मैनेजमेंट जाएगा, मैनेजमेंट। और जो वक्फनामे में जितना शर्त कार्य खैर का लिखा वो उसमें से पूरा करना पड़ेगा। कार्य खैर क्या होता है? कार्य खैर जो वो खिदमत के लिए लोगों की न्याज नजर, इमाम मस्जिद में मेंटेनेंस, कब्रिस्तान का मेंटेनेंस, जो भी उसमें लिखा है वो कार्य खैर कहलाता है। तो किसी का कब्जा उस चीज पर नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। देखिए, कुछ संपत्तियां वक्फ की ऐसी है अलल खैर जिसमें सरकारी दखलंदाजी हुई और कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो जबरन छीन ली गई। अच्छा। जिसको प्रशासन ने आंखें बीच ली और उन पर कब्जे हो गए और मुसलमान उस पर कब्जा यूं नहीं हासिल कर पाए क्योंकि वहाँ उनकी आबादियाँ नहीं रही थी। ऐसी बहुत सी मस्जिदें और कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पे कब्जे हो गए। मिसाल के तौर पर आज हम बरेली में बैठे,
बरेली में गंगापुर का कब्रिस्तान है, सबने देखा, आज पूरी आवाम जानती है कि कब्रिस्तान है, लेकिन उस पर कब्जा हो चुका, उस पर मंदिर बन चुका, सारी आबादी हो गई, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान सरकार ने नहीं लिया। इसी तरीके से कालीबाड़ी में मोहल्ला फाल्तूनगंज कहलाता है, उसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें जानवर बनते हैं, कोई, क्योंकि वहाँ कोई आबादी नहीं है, किसान आबादी है, उन लोगों वो लोग रह रहे हैं, कुछ यादव लोग रह रहे हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया, कोई वहाँ मुसलमान नहीं है, ना वहाँ कोई जाता है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ हैं जिस पे जो वक्फ की हैं, लेकिन उन पर कब्जे हो चुके हैं और कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। तो वक्फ में दर्ज है वो प्रॉपर्टीज? वक्फ में दर्ज है और यहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो वापस लेने की कोई कोशिश उस बंदे ने नहीं करी? करे, मुकदमे चलाए लोगों ने, बरसों चले। गंगापुर के कब्रिस्तान का मैं वकील तक रहा हूँ, मैंने भी उसके बहुत दिनों लड़ाया, लेकिन पैरवी करते करते लोग थक गए और उसके बाद वो छूट गए मुकदमे। अच्छा, ऐसा भी होता है वक्फ बोर्ड में आपके, हमने सुना है कि जगह किसी और की चली आ रही है, कि अलल औलाद है, किसी और की जगह है, आज जब उनका कोई वारिस नहीं है तो कोई और उस जगह का मुतवल्ली बन गया और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो गई, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं, उसमें यह है कि जब खानदान वाकिफ का सिलसिला नस्ल खत्म हो जाए तो उसमें एक मद होती है कि जब कोई नस्ल खत्म हो जाए तो मुत्तकी परहेज़गार लोगों की कमेटी बना दी जाए। ये ऐसा हर वफ़नामे में लिखा होता है कि जब तक मेरी नस्ल रहेगी, मेरी नस्ल जब ख़त्म हो जाए और कोई ना बचे, तब जो भी बोर्ड मुनासिब समझे, जो मुत्तकी परहेज़गार टाइप के लोग, उनकी कमेटी बना दी जाए। ये वफ़नामे में एक कालम होता है, तो कोई भी ले सकता है उसका मुतवल्ली बन सकता है, तय कराता है, अप्लाई कोई भी कर सकता है। तो जो किराया आता है, अक्सर हम लोग डिस्प्यूट क्या सुनते हैं कि ये मस्जिद की दुकानें हैं, ये मस्जिद का मकान है, उसका किराया कोई और मुतवल्ली बनकर ले सकता है क्या? देखिए, मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, इसमें जो भी आमदनी है वो मुतवल्ली या उसकी कमेटी को हक है कि वो किराया वसूल करे और वक्फ बोर्ड से उसको ऑडिट कराए। ऑडिट में 7% टैक्स जाता है, जो उसकी एनुअल इनकम होती है उसका 7% टैक्स के रूप में कटता है और वो ऑडिट कराया जाता है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, इसका जिम्मेदार कौन? सरकार किसकी थी? तो सरकार तो सिर्फ 8 साल से है। 8 साल से क्यों नहीं रोका? मंत्री किसका था? सीओ किसका था? चेयरमैन किसका है? वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड मेंबर किसके? नहीं, रोका नहीं अलग बात है, तो मानते हैं कि भूमाफिया था। अगर उसने कोई गलती करी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सारा प्रशासन उसके हाथ में है, उसका मंत्री है, उसका चेयरमैन है, उसका सीओ है और बोर्ड के नॉमिनेटेड सदस्य भी उसी के हैं। तो वो क्यों नहीं करता उनके खिलाफ? ऐसे लोगों को क्यों नॉमिनेट कराए जो करप्शन कर रहे हैं? जो बोर्ड के मेंबर बनाए तो सरकार ने है नॉमिनेट करके, उनको ऐसे लोगों को क्यों नॉमिनेट करा जो बर्बाद कर रहे हैं? पिछली सरकारों में भी रहे होंगे ना ये लोग तो। ये एक सिलसिला 1995 के एक्ट से चल रहा है। तो आज नए तो नहीं चले। उससे पहले 1960 के एक्ट से बोर्ड बनता था, तो उसमें हमेशा सरकार के नॉमिनेटेड सदस्य रहते थे। तो जब सरकार के नॉमिनेटेड सदस्य आप गलत चुनेंगे तो गलत फैसले होंगे, अच्छे लोग चुनेंगे अच्छे फैसले होंगे, क्योंकि अपने चापलूस लोगों को सदस्य बनाया जाता है तो उनको छूट दी जाती है। आज भी वही सिलसिला है, 8 साल से हुकूमत है, सब नॉमिनेटेड सदस्य तो सरकार के ही हैं और सरकार कह रही कि भूमाफिया बन गई तो कब्जा करा, तो किसने करा? आपने। जिम्मेदार कौन? आप या अवाम? मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बोर्ड कब्जे कर रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं मीडिया के जरिए कि वो कब्जा कराने वाला कौन है, जिम्मेदार कौन है? जब प्रशासन आपका है, चेयरमैन आपका है, मंत्री आपका है, क्यों नहीं कार्रवाई करता? लेकिन मुतवल्ली बनने के लिए वक्फ बोर्ड रसीद काटता है लाखों रुपए की, क्या कहेंगे? ऐसा है, वो जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, तो पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड को एक सालाना एनुअल कुछ फंड अलॉट किया जाता था, जिससे उसका एस्टेब्लिशमेंट, तनख्वाहें वगैरह निकल जाती थी। 8 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है वो फंड देना बंद कर दिया। वहाँ पे 2-2 साल से स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिली, लोग भूखे मर रहे हैं। तो वो जो कंट्रीब्यूशन के जरिए से पैसा लिया जाता है चंदे की शक्ल में, उस पैसे से कुछ थोड़ा बहुत उनका फंड, उनकी तनख्वाहें थोड़ी बहुत आधी पड़ती निकाल दी जाती हैं। ये सिलसिला जब से बीजेपी की सरकार है तब से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से इमदाद टोटल बंद कर दी गई। लेकिन हमारी सुन्नत रसूल तो ये कहती है ना कि वक्फ के नाम पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। देखिए, वक्फ के नाम, वक्फ से नहीं रहे, उनसे अलग से कंट्रीब्यूशन मांगा जाता है कि आप चंदा करके लाइए और उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि दफ्तर भी चलता रहे, क्योंकि दफ्तर बंद होने के कगार पर है, लोग भूखमरी के कगार पर हैं, स्टाफ के बच्चे बीमार हैं, तो मकानों के किराए नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि तनख्वाहें 6-6 महीने, अभी भी आज भी 1.5 साल की तनख्वाहें रुकी हुई हैं लोगों की।
आप बताइए बगैर तनख्वाह के घर कैसे चलेगा? ये उनकी भी समस्या है और ये सब जानते हैं जो वक्फ से मुताल्लिक लोग हैं कि वक्फ बोर्ड किस चीज़ से आर्थिक स्थिति से कैसे जूझ रहा है और वहाँ का स्टाफ कितना परेशान है, ये सब जानते हैं। लेकिन जानबूझकर ये एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसको बिल्कुल जो सालाना एक एनुअल दिया जाता था, हर दफ्तर को दिया जाता है, जितने भी बोर्ड है सबको दिया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को पैसा नहीं दिया जाता। इरादतन नियत है सरकार की वो नहीं देगी ताकि वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाए। सरकार तो ये भी कह रही है ना कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता है, इसलिए हम उस पर अंकुश लगा रहे हैं। फिर कह रहा हूँ कि यह भूखमरी से भ्रष्टाचार रुकेगा या कार्रवाई से रुकेगा? मंत्री जी क्यों नहीं कहते कार्रवाई? मंत्री जी क्यों नहीं चेयरमैन से कहते? चेयरमैन भी मंत्री सरकार का है और उसके अंदर जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है वो तो एक पीसीएस रैंक का ऑफिसर होता है, क्यों नहीं रोकता? उसके सारे अधिकार हैं। नहीं, ये बात आप 8 साल की कर रहे हैं जब बीजेपी की सरकार है। आपके पास मौका तो 70-75 सालों से था। देखिए, उससे पहले किसी ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का? यही सरकार तो आरोप लगा रही है, इसी सरकार से तो हम सवाल कर रहे हैं। तो कहें कि बीजेपी सारे मुस्लिम मुद्दे ही उठा रही है। वो मुद्दे उठाकर एक वोट का पोलराइजेशन कर रही है, टारगेट करके वो मुद्दे उठा रहे हैं। कभी हलाल का उठा दिया, कभी तलाक का उठा दिया, जिससे कि एक तबका है जो खुश होता है, उसको खुश करने के, उस वोट को बांधे रखने के लिए लगातार मौजूदा सरकार हमले कर रही है। तो अगर सरकार अंकुश लगाना चाह भी रही है इन चीजों पर, मान लिया 1% मान लिया कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता है और सरकार चाह रही है कि भ्रष्टाचार बंद हो, तो क्या परेशानी? हम चाहते हैं बिल्कुल बंद हो, अभी बंद करें। हाँ। उससे इनकार कब है? तो फिर बिल पर विरोध क्यों? अब यह बात आपने पूछी कि बिल में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। बिल में जो हमें आपत्ति है वो सुन लीजिए आप। पहली चीज, जितने भी इस मुल्क में मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं और सबके धार्मिक संस्थान है और उसके उसी धर्म के लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। ठीक, संविधान में उनको अधिकार दिया है कि वो अपनी तालीम और अपने धार्मिक संस्थानों को अपने हिसाब से चलाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। वक्फ बोर्ड के जो बनाया जाएगा उसमें मौजूदा नया जो बिल संशोधन आए हैं उसमें 2 हिंदू मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा है। आप बताइए क्या वो मेंबर कैसे तय करेंगे कि मस्जिद का इमाम कैसा होगा? वो कैसे तय करेंगे कि मस्जिद का व्यवस्था कैसे होगी, कब्रिस्तान की व्यवस्था कैसे होगी, दरगाह की व्यवस्था कैसे होगी, सज्जादा कौन होता है? नहीं तो धर्मनिरपेक्ष देश है, उनको सारे धर्मों की मालूमात है। तो हमें भी सारे धर्मों की मालूमात है, तो हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट का मेंबर बना दीजिए। हमें तो छोड़िए, दलितों को नहीं बनाने को तैयार है, तो वो तो हिंदुओं में से हिंदुओं को नहीं बनाने को तैयार है। हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? क्या सरदारों के गुरुद्वारों की प्रबंध कमेटी में कोई जा सकता है? क्या सिखों के जो इदारे हैं उनमें जा सकता है? तो हमारे में आने की क्या जरूरत है? सिर्फ ये एक उत्पीड़न है, टारगेट करके प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरा इस बिल में हमें आपत्ति है कि जहां जहां सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद है तो हमेशा 2 पक्षों के बीच में जब विवाद होता है तो तीसरा उसका जज होता है जो तय करता है कि सही क्या गलत क्या। ये हमेशा एक नेचुरल फिनोमेना है और नेचुरल प्रोसेस है कि भाई तीसरा आदमी तय करेगा। ये सरकार क्या कह रही है कि इन्होंने डिजिग्नेट ऑफिसर लफ्ज का एक इस्तेमाल किया कि वो ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का जो तय करेगा कि ये सरकार की संपत्ति है या वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। मैं ये पूछना पाता हूँ वो सरकारी अधिकारी की क्या हिम्मत है जो ये कहेगा कि सरकार की संपत्ति को कहेगा ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं तो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड नहीं एक ऑफिशियल होगा उनका, मुकदमा वही सुनेगा, फैसला वही करेगा, वही पक्ष भी होगा, पक्षकार भी वही होगा। ये आपका एतराज है? नहीं एतराज नहीं, ये फैक्ट है। भाई फर्ज कीजिए कि जो अभी जैसे मैंने कहा कि मुरादाबाद के कब्रिस्तान में आवास विकास ने कॉलोनी बनाया आधे कब्रिस्तान में 772 नंबर पे, ठीक। अब हम कह रहे हैं ये कॉलोनी गलत बनी, आवास विकास का अधिकारी या डीएम जो बैठेगा उसको फैसला करना है। हमने सरकार को पार्टी बनाया, उसी को फैसला करना, तो वो तो फैसला अपनी जो सरकार चाहेगी वो फैसला होगा, हमारा कहाँ बात सुनी जाएगी? तो आप कोर्ट चाहिए? कोर्ट तो उन्होंने बंद कर दिया, जजमेंट तो उसका होगा, जजमेंट तो वो देगा। तो आपका ये अधिकार खत्म हो गया कि आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते? फिर उस मतलब जजमेंट, इनिशियल जजमेंट तो उसने ले लिया कि ये तुम्हारा नहीं है, जबकि तरीका ये था कि अगर ऐसा कोई विवाद है तो ट्रिब्यूनल में जाएगी, ट्रिब्यूनल में जज बैठे वो तय करेंगे कि सरकार की जमीन है या वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसमें जज जुडिशियल ऑफिसर बैठे होते हैं वो तय करते हैं। ये नेचुरल से आज इसके अलावा 30 से ज्यादा ट्रिब्यूनल बने हुए। अच्छा, उन ट्रिब्यूनलों के विशेष अधिकार हैं, वक्फ बोर्ड के भी ट्रिब्यूनल के विशेष अधिकार हैं,
आपने उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया कि ना वो स्टे दे सकता ना मॉडिफाई कर सकता, तो फिर वो काय का ट्रिब्यूनल रह गया। हाँ, अगर उसमें ये अमेंडमेंट ला रहे हैं कि साहब उसका जजमेंट फाइनल नहीं होगा, अपेलेट लेवल होगा, हमें कोई बात नहीं, अपेलेट कर दिए, लेकिन कम से कम उसकी पावर तो रखिए कि वो कुछ ले सके। वो जब उसकी कोई पावर नहीं तो वो तो कागजी खाना पूरी हो जाएगी। तो बिल अगर पास हो गया तो रिएक्शन क्या होंगे? रिएक्शन ये होगा कि जगह जगह झगड़े होंगे, गाँवों में संपत्तियों को लेकर झगड़े होंगे। मिसाल के तौर पर हर गाँव में चकबंदी होती है, और चकबंदी का एक प्रोसीजर है कि उसमें ग्राम सभा की जमीन जो निकलती है उसमें से शमशान भूमि, कब्रिस्तान के लिए जगहें छोड़ी जाती हैं। आप हमसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो है तो ग्राम सभा की, और उसको छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद खतौनी में वो चीज दर्ज कर दी जाती है। आज जो कब्रिस्तान या जितने भी हैं, 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे करा के वो तमाम चीजों को बाय यूजर वक्फ सत्यापित करा था। अब आप उन मुर्दों को खड़ेंगे तो फिर विवाद होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरीके से हमारा कहना यह है कि जितने जैसे ट्रिब्यूनल है उसको कायम रखिए, उसकी पावर को कायम रखिए। इतना अमेंडमेंट हमें एक्सेप्ट है कि वो फाइनल जजमेंट के बजाय वो अपीलेट कोर्ट के लिए रास्ता खुल जाए, कोई भी बात। तो क्या ये सारी जो मोनोपोली बनाई जा रही है, सरकार अपनी बना रही है, तो उन जगहों पर जिनका कोई वारिस नहीं है वक्त की जगहों का, वो अपने अंडर में ले लेगी? ये सब करने के लिए है। इसमें इस तरह के हमले होंगे, चीजें छीनी जाएंगी, कब्रिस्तान छीने जाएंगे, कब्रिस्तान जो आबादियों में हैं उनमें जगहें बनाई जाएंगी और उसमें इंक्रोचमेंट होगा और ये झगड़े बढ़ेंगे। तो इसमें मस्जिदें भी आपकी आ जाएंगी? मस्जिदें भी आएंगी, कब्रिस्तान भी आएंगे, दरगाहें भी लपेटे में आएंगी, मदरसे भी लपेटे में आएंगे। इस पॉइंट पर आएंगी कि उनका वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। आज भी 30-40% मस्जिदें वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि लोगों में हमारी तो ये गलती किसकी है? ये अवाम की है कि वो अपनी मस्जिदें रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन मस्जिद है, बाय यूजर वक्फ है, सर्वे में आ चुकी हैं मस्जिदें, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ये उनकी गलती है। तो वक्फ में तो है ना? हाँ, वक्फ में बाय यूजर वक्फ है, सर्वे की रिपोर्ट में दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं दर्ज कराई लोगों ने। ये तो वो नहीं मानी जाएंगी? नहीं मानी कि अब उन्होंने क्या कि इसका मुतवल्ली जो होगा वो लेखपाल तय करेगा, वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा। अच्छा, ये अब क्या होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा, लेखपाल वही करेगा जो सत्ता चाहेगी। अब कोई भी गैर मुस्लिम अपने कोई इम्पोर्टेंट जगह है तो अपने चेली चाटे को खड़ा कर देगा, उसके नाम से मुतवल्लीशिप का सर्टिफिकेट ले आएगा। अंबानी अडानी को चली जाएगी जगह। वहां तक मैं नहीं जाना चाहता, वो सबको पता है। वो वहां तक जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ। वो वहां तक सबको पता है कि गेम कहाँ से कहाँ तक होगा, वो एक अलग मसला है। हम इनिशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो विवाद होंगे वो बता रहे हैं। तो इतने सालों में जब वक्त की इतनी सारी प्रॉपर्टी थी तो उन लोगों ने ना ही उस पर अस्पताल बनाए, ना मदरसे बनाए, ना मेडिकल कॉलेज बनाए। तो जब ऐसे ही चीज पड़ी है, उसका यूज नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी और की नजर जाएगी उस पर। देखिए, ये जो यूपीए सरकार आई थी उसने एक सर्वे के तरीके से ये करके एक फंड सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई थी 2006 में। और उसमें यह था कि एक फंड अलॉट करा था कि साहब इससे आप लोन ले लीजिए 4% इंटरेस्ट में और उससे आप जगहों को डेवलप करें। कुछ लोगों ने उस लोन को लिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी सख्त थी कि लोग उसकी कराते कराते थक जाते थे। अच्छा। उसका यह था कि पहले तो वह बोर्ड पास करेगा, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, उसके बाद वो दिल्ली रेफर होगा, फिर जो नक्शा होगा उसकी वैल्यूएशन होगी। प्लान तो सही था, प्लान अच्छा था, लेकिन उसके जो प्रोसीजर था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने मुझसे मांगा गया था, उस वक्त किसी ने सुझाव मांगा था दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा था कि भैया मैं बना रहा हूँ, इसमें बताओ। मैंने कहा सिर्फ इतना सा कर दीजिए कि वक्फ प्रॉपर्टी का रकबा डिक्लेयर हो और मुतवल्ली डिक्लेयर हो, और वो डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे नक्शा पास करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। बस इतना अगर है तो फिर ये बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इसमें क्योंकि बगैर पैसा दिए पास कराना मुश्किल हो जाता था। अच्छा। अब जो मुतवल्ली ईमानदार है अब वो ये काम लेके चलना चाहता है और उसके 10 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे तो वो वहाँ बेईमान हो जाएगा, फिर वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो 10 लाख अपने लगाएगा, और जब अपने लगाएगा तो 50 लाख कमाएगा। इसलिए उस प्रोसीजर को आसान कर दो ताकि वो पैसे का सही यूज हो। उस पैसे का बहुत कम यूज हो पाया और अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, वरना वो एक अच्छी
उस वक्त ये भी कांग्रेस ने कहा था कि जितना रेवेन्यू आना चाहिए उतना नहीं आया, जब वो अगर सही आता तो 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता वो है। देखिए वो जो प्रोसीजर वो लाए थे, अगर उसका इस्तेमाल सही से हो जाता, उस फंड का इस्तेमाल, वो फंड रिफंड हुआ, जी जी, मतलब यूज नहीं हो पाया, तो वो फंड अगर यूज हो जाता और वो पैसा लोन पे ले लेके लोग डेवलपमेंट करते, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो ईमानदार है वो भी बेईमान हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि उसको कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाए ताकि लोग ज़्यादा वो लोन लें और उसको डेवलप करें। प्लाट खाली पड़े हैं, उसको डेवलप करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा लेने का तरीका उसमें आसान हो। उसका ये था 50% जो है वो आपको सेंट्रल काउंसिल को देना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, और बाकी पैसा उसके मेंटेनेंस में आप लगाइए। इस तरीके कुछ जो 4,35,000 के करीब प्रॉपर्टियां हैं, क्या वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं है कि है वो हमारी? नहीं है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में सब चीज दर्ज है। दफा 37 रिकॉर्ड होता है वक्फ बोर्ड का, जिसको खतौनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहें सब दर्ज है, और उसकी चौहदियाँ भी दर्ज है, उनके पते भी दर्ज है। अब ये कॉम्पिटेंट मुतवल्ली है, वो इसका यूज सही कर रहा, नायल मुतवल्ली वो उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहा। समाज में एक ये भी बात बहुत तेजी से फैलती है कि अगर किसी को मुतवल्ली बनना है तो वो 10-20 लाख रुपए लेकर जाएगा वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली बन के आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत जाते हैं लोग। जो लोग करप्शन करके जाते हैं वो ये बातें उड़ाते हैं। बाकी वहाँ पे कोई जब कोई विवाद हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज की आमद और खर्च को लेकर झगड़ा है, वहां पे ये चीजें आ जाती, वरना सारी कमेटी बनती, सारी मस्जिदों की कमेटी बनती। सिंपली अब तो ऑनलाइन है सिस्टम, आप अप्लाई करिए और एक दफे वेरिफिकेशन करने आएगा वो इंस्पेक्टर, उसके बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। झगड़ा तो वहां पड़ता है जहाँ दो पक्ष लड़ते होते हैं, उसकी आमदनी को लेकर झगड़ा पड़ता, जहाँ दो पक्ष लड़ते तब ये सब बातें सामने आती। वरना एक सिंपल प्रोसीजर कर दिया कि प्रोफार्मा बना दिया, उस प्रोफार्मे को भरिए, अप्लाई करिए आप, और उसकी अभी भी समझ में नहीं आती है कि जो वक्त की जगहें हैं इनका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये तो मुतवल्ली के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे उस जगह का इस्तेमाल करे, उसकी आमदनी बढ़ाए। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अप्लाई करता है। अच्छा, ये भी होता है कि जैसे मस्जिद की दुकानें हैं तो पहले कभी 100 रुपए किराया था तो आज भी 100 ही चल रहा है? नहीं, ऐसा है। ये मुतवल्ली देखिए 1995 के एक्ट में वक्फ प्रॉपर्टियां रैंट कंट्रोल से एग्जम्प्ट कर दी गई। अब आप बेदखली की कार्रवाई करिए और जो बाजार भाव है उसका किराया लीजिए, ये एक प्रोसीजर आ गया। जब ही किराए वो जो 10-20 रुपए वाले थे वो अब एकदम किराए बढ़ गए। अब ये मुतवल्ली की सलाहियत पर डिपेंड करता है कि वो कितना किराया बढ़ा ले। तो झगड़ा तो हमारी ही कौम में रहा ना? नहीं, देखिए ऐसा तो हमारे यहाँ सब लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, कुछ लोग बहुत जज्बाती होते हैं, कुछ लोग सिस्टम को का मिसयूज करते हैं और कुछ लोग सिस्टम का सही यूज करते हैं। ये हमेशा हर समाज में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, तो और दूसरी समाज कम्युनिटियों में भी ये लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सभी लोग बुरे होते हैं न सब अच्छे होते हैं। ये प्रोसीजर एक है, उसके तरीके से चला जाएगा। वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, वक्फ बिल की बात चल रही है, तो 1923 और 1995 ये दो उसकी बात चल रही है, तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या था, क्या हुआ था उस वक्त? 1913 में एक एक्ट था ब्रिटिश पीरियड, फिर 1923 में मॉडिफाइड हुआ। ठीक है। उसके बाद 1953 में एक आया प्रोसीजर, फिर 1960 का एक्ट आया। 1960 के एक्ट के बाद 1995 का एक्ट आया। 1960 के एक्ट में दफा 37 की जगह दफा 30 थी, जिसमें रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर्टी की डिटेल दर्ज की जाती है। 95 के एक्ट में ये प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल से एग्जम्प्ट की गई, जिससे वक्फ की आमदनी बढ़ी। उससे पहले किराया बढ़ाने का कोई प्रोसीजर नहीं था। 1995 के एक्ट से जब रेंट कंट्रोल से इस वक्फ एक्ट को एग्जम्प्ट किया गया तो आमदनी में बढ़ी, लोगों ने बेदखली के मुकदमे दायर करे, किराएदारों ने किराए बढ़ाए, वो आमदनी बढ़ना शुरू हो गई, उससे वक्फ को फायदा हुआ। अब वक्फ बोर्ड बनता है, हमेशा वक्फ बोर्ड सरकार की मंशा पे बनता है। वक्फ बोर्ड में सरकार के नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, कुछ इलेक्टेड सदस्य होते हैं। अच्छा, जो ये जगहें वक्फ की थी तो वक्फ बोर्ड बनाने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी? इसलिए इसका प्रबंध करने के लिए, इसका मैनेजमेंट करने के लिए कि कोई एक बोर्ड होगा जो मैनेज, जितने नगर निगम है वो क्या शहर की व्यवस्था को मैनेज करता, सरकार तो होती है लेकिन टाउन एरिया की कमेटी बनी, काय के लिए बनी, टाउन एरिया के लेवल के बनी। इसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टियों को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड की जरूरत थी,
इसलिए वह फैक्ट तो था, लेकिन बोर्ड की जरूरत ये थी कि उसका सही मैनेजमेंट हो और उसकी व्यवस्था कायम रहे और उसके जो डिस्प्यूट हैं वो एक सेंटर पॉइंट पर सॉल्व किए जाए, इसलिए बोर्ड की जरूरत पड़ी। तो इस बोर्ड में बीजेपी से पहले नॉन मुस्लिम लोग नहीं थे क्या? कभी नहीं थे, पहली बार ला रहा है ये चीज। और मीडिया में यह दिखा रहा है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला को जगह दे रहे हैं। महिला मेंबर तो आज भी हैं। अच्छा, यूपी के बोर्ड में 2 महिलाएं आज भी हैं। हाँ, उनकी तादाद तायुन नहीं थी, अब तायुन करते, हमें कोई इतराज नहीं। भाई ये 2 आज भी हैं, अब उसमें लिख दें कि 2 हो रहेंगी तो कोई इतराज नहीं, किसी को नहीं। वहाँ पे जम्मू कश्मीर में शिया वक्फ बोर्ड की चेयरमैन महिला है। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अलग अलग, बोर्ड एक भी बन सकता है क्योंकि यूपी में बड़ी आबादी है, बड़ा वक्फ है, इसलिए 2 बोर्ड बना दिए और स्टेटों में एक ही बोर्ड से दोनों के काम चले। तो लगभग अंदाजन कितनी प्रॉपर्टी वक्फ की होगी? देखिए, माहौल क्रिएट किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि जितनी रेलवे और सेना के पास नहीं है, कहीं से सत्यापित नहीं है। अच्छा, ये बात की इतनी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की तादाद को आप गिर रहे हैं। फर्ज कीजिए कि एक इमाम बड़ा है, 1000 गज में भी बना हो सकता है, मस्जिद है 2000 गज में भी बनी हो सकती है, वो संपत्ति थोड़ी है। अरे वो इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान है 10 बीघे का भी है, 5 बीघे का भी है, आप उसके रकबे को नाप रहे हैं, क्या वो आमदनी के जरिए है? ये तो एतराज वाली आप गिरा रहे कि साहब इतने एकड़ जमीन, अरे भाई 1 एकड़ 2 एकड़ में तो कब्रिस्तान है। एक जिले में कितने कब्रिस्तान होते हैं, उस रकबे को नाप लीजिए। मतलब कब्रिस्तान की जगह भी हमारी नहीं रहेगी, कब्रिस्तान की जगह हमारी संपत्तियों में तब्दील करी जा रही है। कि साहब इतने एकड़ जमीन है सरकार के पास, वक्फ बोर्ड के पास, अरे वो है क्या, यूज क्या हो रहा है उसका? कब्रिस्तान में यूज हो रही है, दरगाह में यूज हो रही है, मदरसे में यूज हो रही है, कॉलेज खुले में यूज हो रही, उसको आप संपत्ति बता रहे हैं? अरे वो सब यूज हो रही है कार्य खैर में। हजारों मंदिर हैं, कितने रकबे में, जरा नाप लीजिए किसी दिन। और तो ये दोनों बात जो आपने कही कि कितने मंदिर हैं उनको नाप लीजिए, तो रकबा आ जाएगा किसका ज्यादा। तो मस्जिद और मंदिर के रकबे को लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुन कौन रहा है? बाबरी मस्जिद का मुकदमा क्या नहीं देखा किसी ने? अदालत क्या बाबरी मस्जिद की शहादत करते हुए पूरे देश ने नहीं देखा? उसके ऊपर सरकारें बनी और बिगड़ी। आप लोगों ने सब्र कर लिया ना? नहीं, सरकारें बनी बिगड़ी, एक जुडिशियल सिस्टम पर भी कब्जा है। सीधा आरोप सुप्रीम कोर्ट पर नहीं, एक सिस्टम करता है, कोलोजियम सिस्टम जब तक रहेगा सरकार की मंशा चलेगी। तो जिस दिन मेरिट पे मात आ जाएगा, मेरिट पे लिया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना चाहिए ना? जाते हम गए नहीं बाबरी मस्जिद के मुकदमा लेकर, सुना नहीं क्या? बाबरी मस्जिद के मुकदमे में बताया नहीं कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी फैसला हो गया। तो अब इसी तरह अब फैसले आस्था पे हो रहे हैं, फैसले आस्था पे हो रहे हैं, मेरिट पे नहीं हो रहे। हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है जी। तो अगर ये बिल पास हो जाता है राज्यसभा से, तब वक्फ बोर्ड क्या करेगा? देखिए, वक्फ बोर्ड तो कुछ नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड तो एक संस्था है, एक दफ्तर है, वो कोई इंडिविजुअल तो है नहीं जो कुछ करेगा। जो सरकार चाहेगी, सरकार का दफ्तर है, जैसे चाहे इस्तेमाल करे। वक्फ बोर्ड क्या करेगा? अवाम करेगी जो कुछ करेगी, अवाम को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुतासिर जो है अवाम होगी उससे। आपने एक बड़ा प्रोग्राम आज इसको लेकर किया था, तो किस उम्मीद के साथ किया था? मेरा मकसद यह है, देखिए मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुसलमानों को उनके मसाइल से आगाह करना। आज जो विचार गोष्ठी वक्फ संशोधन बिल और हमारी जिम्मेदारी के नाम पे जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, उसका मकसद था लोगों को जागरूक करना और ये बताना कि जो मीडिया के जरिए मोदी मीडिया जो प्रचार प्रसार कर रहा है उसकी वास्तविकता ये नहीं है। जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। जो जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जहाँ चाहता है, जिसकी चाहता है ज़मीन कब्जा कर लेता है, वक्फ बोर्ड जहाँ चाहता है हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया, इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं ये बड़े अफसोसजनक हैं। सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए, जिम्मेदार पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के मुँह से इस तरह के बयान उचित नहीं है और ये देश को गुमराह कर रहे हैं। देश पूंजीपतियों के कब्जे में जा रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ रही है और देश में आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म करना इनका लक्ष्य है, संविधान को निष्क्रिय बनाना इनका लक्ष्य है
इसलिए वो मुसलमानों को टारगेट बनकर एक वर्ग को खुश करते रहते हैं कि देखो मुसलमानों की चाबी टाइट हो रही है, मुसलमानों को ठीक करने पे लगे हुए हैं, और देखो ये कर दिया, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मेट डाला, कुट दिया। हमारा बिगाड़ने को लिए हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास खोने को नहीं है कुछ नहीं। इसलिए नहीं है कि 90% हमारी आबादी मजदूर है, जो अपने हाथ की दस्तकारी से तो जिंदा है। वही तो सवाल उठता है। आपने कहा कि 90% लोग हमारे मजदूर हैं। आपके पास करोड़ों की संपत्तियां थी, वक्त के रूप में आपके पास करोड़ों की वो तो संपत्ति, कार्य खैर में दे दी। नहीं, उस पर आप हॉस्पिटल बना सकते थे, आप लोगों को रोजगार दे सकते थे, संसाधन कौन देता है? कॉलेज बना सकते थे, संसाधन कौन तो देता है? ये तो आपका अपना मैटर था ना कि आपके हम पास कहाँ से जमीन लाते? थी। अब जो लोगों ने मदरसे या वो कायम करें तो चंदे से करें। हाँ। लेकिन सरकार ने एक यूपीए सरकार ने एक प्रोविजन दिया था, एक ऑफर दिया था, हाँ। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। वो एक चांस था जिससे कि हम उन जगहों का सही उपयोग कर लेते। अगर आपसे कोई सलाह मांगे, बीजेपी की या सरकार आपसे सलाह मांगे कि क्या करना हो, तो क्या आप ये कांग्रेस वाला जो पैटर्न चला रही थी वो सलाह में देना चाहेंगे? सरकार ने करा था, वो कांग्रेस नहीं, हर सरकार अपने फैसले करती। हाँ। उन्होंने मुसलमानों के मुतालबे पे एक कमेटी बनाई, और कमेटी के बाद एक प्रोसीजर लाई। हम तो ये चाहेंगे कि मौजूदा सरकार अगर चाहती है मुसलमानों को भला, तो उस प्रोसीजर को आसान कर दो। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि मुसलमान लोग अपनी प्रॉपर्टी संभाल ही नहीं पाए, उनके पास था इतना कुछ। ऐसा है, हम इतने भी नाअहल देते, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए बैठे हैं, वक्त ने निकम्मा बना दिया, गालिब बना आदमी तो काम के थे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें सब कुछ आता है। हाँ। और सब कुछ करना जानते हैं। हालात इस वक्त जो हैं, क्योंकि देश में इस वक्त जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो नफरत का माहौल है। हालात की और नफरत की दुहाई अगर दी, इसी बीच राज्यसभा से बिल पास हो जाएगा और जो बचा खुचा माल है वो भी चला जाएगा। देखिए, उनकी नीयत क्या है, हमारे हाथ में नहीं है कि हाउस के अंदर जाके हम रोक सकें। हम अपनी बात आपके माध्यम से कह रहे हैं। फैसला पार्लियामेंट में बैठे लोगों को करना होगा, राजनीतिक दलों को करना होगा। जो राजनीतिक दल इसमें जैसी भूमिका निभाएगा, उसकी ज़मीन पे जाकर हम अपनी बात कहेंगे और वहाँ की आवाम को बताने का काम करेंगे। खास करके हम बिहार में नीतीश जी को और आंध्रा में नायडू जी को बता देना चाहते हैं कि अगर इसमें कोई गेम खेला, और बाइकाट का गेम खेला या जो भी गेम खेला, तो हम आपके प्रदेश में जाएंगे और अपनी बात आवाम के दरमियान में रखेंगे। हमसे जो भी कर मिलेगा, हम प्रदर्शन करें या अपनी बात कहें या उन लोगों को मोटिवेट करें, उनका मोटिवेशन करें, ये हमारे हाथ में इतना ही है। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ना हम वोट दे सकते, ना वोट ले सकते, ना हम हाउस के अंदर समीकरणों को बना सकते, ना बिगाड़ सकते। हम अपनी बात आवाम में लेके जाएंगे और आवाम को उनको इस मुसीबत से आगाह करेंगे कि तुम्हारे नेताओं ने क्या गेम खेला है पार्लियामेंट में, वो सब पता चल जाएगा। हम उस पर कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में मैं बिहार में जाके रहूँगा और मुस्तकिल गली कुछ अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। आवाम सुने या न सुने, मेरा काम है आज़ान देना, नमाजी आए या ना नमाजी आए या ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथियों को अब तक तो मिल चुकी होगी और उम्मीद है कि कुछ इसी तरह की जानकारी एडवोकेट साहब से और आगे भी लेंगे। अभी इतिहास आपका टॉपिक है, अभी राजनीति आपका टॉपिक है, तो और मुद्दों पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।